Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. So 24th जुलाई के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे एंड एज आई से हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, तो कॉन्टेक्स्ट को पहले डिस्कस कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड आंसर जो है उसका ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। बाकी डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है उसको दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो फॉर रीडिंग डिटेल्ड आंसर्स, राइट। सो अब हमारा जो 2026 का प्रोग्रेस ट्रैकर है, जहां पे आपको टॉपिक्स, सब टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाती है अलॉन्ग विद अ ट्रैकर, यानी कि एक चेक बॉक्स आपको दिया गया है, वो भी अभी अवेलेबल है हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा ना, उसके ऊपर जाकर रजिस्टर करना है ना, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको फ्री में, है ना। सो चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन बिगिंस प्रेपरेशंस टू होल्ड वाइस प्रेसिडेंशियल पोल्स। सो जो आज की न्यूज भी है वो द हिंदू से ही ली गई हैं। देन अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन मैं आपको ये रिमाइंड नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे अगर अलग न्यूज पेपर्स बीच में होंगे तो उसमें मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगी कि कौन से न्यूज पेपर से ली गई है। वैसे आज की जितनी भी न्यूज है वो द हिंदू से ली गई है, तो सोर्स आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, तो अब कोई और न्यूज के लिए हमें सोर्स को जानने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट हमें क्या पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है ना। कल हमने इसके ऊपर बिल्डअप भी किया था थोड़ा कि उनके रेजिग्नेशन के बाद क्या होता है कि इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को कॉल आउट करना पड़ता है फॉर इलेक्शन, बट इन द केस ऑफ द टेन्योर अगर पूरा हो जाता है तो 6 महीने पहले से ही इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि जो 6 महीने 60 डेज पहले से, ताकि 61st डे पे हमारे पास एक न्यू वीपी या एक न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, अगर टेन्योर पूरा होता है, ठीक है। तो अभी प्रेपरेशन जो है वो पोल्स के लिए शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आपको बस ये बताया गया है द इलेक्शन इज गवर्न्ड बाय प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट ऑफ 1952। इसके बेसिस पे कल हमने एक सवाल भी देखा था, बल्कि हमारे सोर्स में ये चीज़, ये करंट अफेयर में ये सोर्स को मेंशन नहीं किया गया था, बट आज इसको मेंशन भी कर दिया गया है। एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स ऑफ 1974। तो इसके तहत अब जो इलेक्शन है इसको कॉल आउट किया जाएगा। एंड उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के केस में हमने देखा था कि जो वीपी हैं उनके इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स दोनों होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, बट जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते, वहाँ पे हमारे पास जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं प्लस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं, है ना। तो एक रिटर्निंग ऑफिसर की बात की गई थी, जो कि हमने बोला था सेक्रेटरी लेवल ऑफ द पार्लियामेंट जो होंगे, अभी उनको भी अपॉइंट करना बाकी है। एडिशनल हमारे पास, या आप कह सकते हो कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनकी भी अब अपॉइंटमेंट होनी है, उसके बाद ही जो इलेक्शन हैं वो होंगे। एंड हमें पता है कि 20 प्रपोजर्स चाहिए, 20 सेकेंडर्स चाहिए फॉर द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही चीज के लिए अभी वही प्रोसेस को यहाँ पे इन्होंने रीडिफाइन किया है, ठीक है। सो इससे जुड़ा सवाल जो है ना, अब इन डिटेल हम और देखना शुरू करते हैं, क्योंकि इन डेप्थ जाना हमारा पर्सपेक्टिव ही यही है ना, ताकि बाय द टाइम 2026 का प्री आए आपको काफी सारी चीजें इन डेप्थ पता हो, जहां पे आपको यूपीएससी सवाल पूछता है। तो सवाल देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज बाउंड टू इन्फॉर्म द लोकसभा स्पीकर इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोजिशन। Second, a motion to impeach the Vice President of India can be introduced in either Rajya Sabha or Lok Sabha. Which of the statements above is or are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D none of the above. इसका करेक्ट आंसर पता क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, अब प्रेसिडेंट है, अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन किसके पास जाता है? वीपी को वो सौंप के जाते हैं, ठीक है। सो अब आपको एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मैंने बोला था याद करना, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट का ना ये अब एक तरह से ड्यूटी है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एंड ये हमें बोला किसने कि हमारा जो आर्टिकल 56 है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अंदर आपका जो सब क्लॉज यहाँ पे 2 बनता है ना, कि एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर क्लॉज ए ऑफ प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज 1। क्लॉज ए क्या कह रहा है हमारे पास कि द प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है प्रोवाइजो। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? अब एक्सेप्शन है क्या है? क्लॉज ए, ठीक है, कि द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, कि अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं यहाँ पर, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ड्यूटी बाउंड है टू इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा और द लोअर हाउस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 56 के अंदर हमें ही दिया गया है। सेकंड आपकी स्टेटमेंट क्या बोल रही थी कि द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि जिसका आंसर हमें आर्टिकल 67 में मिलता है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स
passed by a majority of all the then members of the council and agreed to the House of the people, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least a 14 days notice period has been given off for the intention to remove the वाइस प्रेसिडेंट इन दैट केस, है ना। तो इन दैट सिचुएशन क्या है कि सिंस, अब इसके पीछे का रीजन उन्होंने यही दिया है कि अब जो रेजोल्यूशन है वो ओरिजिनेट होगा राज्यसभा के अंदर एंड लोकसभा जो है वो भी मेजोरिटी में यहाँ पर एग्री करेगी। द रीजन बीइंग कि राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, ठीक है, एक एडिशनल ड्यूटी उनकी बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही बनती है। सो अब अगर आप स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर एग्जाम्पल हटाना चाहते हो तो आप लोकसभा में ही ओरिजिनेट करोगे ना वो रेजोल्यूशन, वो राज्यसभा में थोड़ी ना जाएगा। तो सेम ही चीज यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि स्पीकर ऑफ द राज्यसभा ही आप निकाल रहे हो या उनको इम्पीच करने की बात कर रहे हो, जो कि हु हैपेंस टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो वो ओरिजिनेट तो वो राज्यसभा के अंदर ही होगा। सो इसी वजह से आर्टिकल 67 में हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस राज्यसभा के अंदर ही हो सकता है, लोकसभा के अंदर नहीं। देन इंडिया रिज्यूम्स वीजास फॉर चाइनीज टूरिस्ट आफ्टर गैप ऑफ 5 years। तो इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉन्टेक्स्ट है हमारा एक तो जो गलवान वैली के अंदर दोनों आपस में आर्मीज के बीच में जो मुक्केबाजी हुई थी, है ना, उसके बाद हमारे पास कोविड-19 की सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, अब गलवान वाला जो सिचुएशन हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो भी खराब हो गए थे। उस टाइम के भी अब वीजास दिए जाते थे दोनों कंट्रीज के द्वारा ऑन 2 स्पेसिफिक रीजंस ओनली। एक तो अगर स्टूडेंट वीजा है या सेकेंडली कोई बिजनेस अगर आपको कंडक्ट करना है, ठीक है, अदरवाइज वीजास नहीं दिए जाते थे। बट अब सिंस हमारी बातचीत वापस से शुरू हो गई है, डिप्लोमेसी यहाँ पे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिज्यूम हो गए हैं, इंटरनेशनली आपस में बैठ के बात करने को भी तैयार है इंडिया और चाइना, तो इन दैट सिचुएशन अब क्या है, आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 years जो टूरिस्ट वीजाज हैं वो वापस से रिज्यूम करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके बीच में उन्होंने आपको एक रीज़न ये भी दिया है कि हमारे पास जो मानसरोवर यात्रा है, जिसके बारे में हमने बात भी की थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो रिज्यूम हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा जो चाइना है उनका एक प्रोजेक्ट है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, जिसके ऊपर हमने अगेन डिस्कशन कर ली थी कि जो ब्रह्मपुत्रा है उसमें मेजरली हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वाटर फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो हमने यही कहा था कि हमारा जो वाटर फ्लो है वो कम नहीं हो सकता, बल्कि असम में जो फ्लड प्लेन्स हैं उनको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेजॉरिटी रिवर से ब्रह्मपुत्रा से पानी पहले ही अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रिलीज भी कर दिया, सॉरी वो रख भी लेते हैं अपने पास या यूज़ करना भी शुरू कर देते हैं, तो इनफ्लो कम होने की वजह से जो मॉनसून्स में बारिश अब असम में फ्लडिंग प्रोड्यूस करती थी उस वजह से, क्योंकि अब हमारे पास एग्जिस्टिंग वाटर कम हो जाता है, वाटर का जो आप कह सकते हो कि इनपुट या डाउनपोर जो है वो इंडियन साइड से ज़्यादा होता है। सो अब वो जो फ्लो है वो हम एक तरह से हम भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो चाइना ने यही बोला कि हम ऑलरेडी जो हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको लेकर ऑलरेडी हमने बांग्लादेश को और इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है। कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल नेशन अब बता देंगे दोनों के दोनों नेशंस को, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट जो है 60,000 मेगावाट का अब हाइड्रो पावर स्टेशन का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ, ठीक है। सो अब ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट हो गई है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के अंदर जब हम चाइना की बात कर रहे हैं। इससे जुड़ा सवाल यही है, सिंपल सा क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट बॉर्डर चाइना? चाइना को कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर नहीं करती? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, कौन सी ऐसी स्टेट है? करेक्ट आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। देख लेते हैं कौन सी स्टेट है। यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है, ये चाइना है हमारे पास। देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन दिस कम्स नेपाल, नेपाल तो इंडिया का पार्ट नहीं है। देन सिक्किम आ जाता है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। नागालैंड हमारे पास यहाँ पे है, नागालैंड जो है वो म्यांमार को बॉर्डर कर रहा है, यहाँ से म्यांमार का बॉर्डर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देन नेक्स्ट न्यूज है, फेलिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज कुड वायलेट लॉ, आईसीजे। तो ये अब ने कॉन्टेक्स्ट जो समझा था वो कल ही समझ लिया था, दैट वाज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बेसिस मैंने आपको बताया था ना, वानुआतू जहाँ पे हमारे पास कोरल्स ऑलमोस्ट मर चुके हैं, तो एक तरह से ग्रेवयार्ड ही बन गया है ये, जहाँ पे हमने कोरल पॉलिप्स के बारे में डिस्कशन की थी। तो सेम उसका भी डिसीजन आईसीजे की तरफ से पेंडिंग था। तो उन्होंने यही चीज़ बोला, चाहे हमारा जो डिसीजन है वो नॉन बाइंडिंग है, बट एटलीस्ट हमें कंट्रीज को ये रियलाइज कराना चाहिए कि व्हाट आर दे डूइंग, कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में रियल है, कि उनकी एक तरह से बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन
एक ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स अदर नेशन ऑल्सो, बीट वानुआतू, कि अब उनका सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। तो वासुदेव कुटुंबकम की हम जब बात करते हैं तो एक तरह का रेफरेंस उन्होंने यही दिया है ना, कि जस्ट बिकॉज कि आपकी कंट्री अभी फिलहाल सफर नहीं कर रही है डज नॉट मीन कि आगे जाके सफर नहीं करेगी। तो इनिशियली जैसे वानुआतू जैसे कंट्रीज हैं जो आइलैंड नेशंस हैं, उनके ऊपर अगर ऐसे इंपैक्ट पड़ना शुरू होता है तो धीरे धीरे आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना शुरू करेगा, ठीक है। सो ऑल टुगेदर हम एज अ फैमिली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना पड़ेगा, है ना, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आनी है। तो चाहे नॉन बाइंडिंग है बट एटलीस्ट हमें रियलाइजेशन इस चीज की करवानी चाहिए, सिंस हमारा जो क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है एक ह्यूमन राइट है, उन्होंने ये चीज बोली, ठीक है। एंड यूनानिमसली जो 15 के 15 जजेस हैं हमारे आईसीजे के सब ने यही चीज के ऊपर डिसीजन दिया। तो आपस में इन्होंने मिलकर विदाउट एनी काइंड ऑफ यहाँ पर गिल्टी और नॉन गिल्टी वाला वर्डिक्ट देते हुए सबने यूनानिमसली डिसीजन को यहाँ पर लिया है। सो गिल्टी नॉन गिल्टी तो नहीं होता, तो आर्बिट्रेशन के बेसिस पे हमारा आईसीजे चलता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन जिसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एडीआर की बात करते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा आईसीजे ऑपरेट कर रहा है। तो अब सवाल जो है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस आर नॉट द फाउंडिंग नेशंस ऑफ आईसीजे, कौन से नेशंस नहीं है फाउंडिंग नेशंस, ठीक है। चाइना, यूएसएसआर, यूके या फ्रांस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस, ठीक है। तो अब फाउंडिंग मेंबर्स में हमारे पास चाइना, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए था। ये 4 नेशंस हैं, क्योंकि जनरली हम 5 नेशंस की बात कर रहे हैं ना जिनके पास वीटो पावर है, तो हमेशा ऐसे ही रही है। बट इन दिस केस जब हम आईसीजे की बात करते हैं तो 4 फाउंडिंग नेशंस ही थे यहाँ पर, फ्रांस जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दी होगी कि 4 नेशंस जो हैं ये अब आईसीजे की साइड से ही लिया गया है कि फॉलोइंग अ कॉन्फ्रेंस चाइना, यूएसएसआर, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स इशूड अ जॉइंट डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ establishing at the earliest practicable date a general international organization based on the principle of sovereign equality of all peace-loving states and open to membership by all such states, large and small, for the maintenance of international peace and security. And उसके बाद अब यहाँ पे 4 powers की एट डम्बल्टन ओक्स यूनाइटेड स्टेट्स में मीटिंग होती है एंड रिजल्टेड इन द पब्लिकेशन ऑफ ऑन 9 अक्टूबर 1944 की प्रपोजल रखी है हमने फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इंक्लूड एन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर हुई। देन अब नेट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वो गिर गई हैं बाय 98% ऑन लोअर ग्रोस इनफ्लोज हायर रिपैट्रिएशन। तो ये रिपैट्रिएशन वर्ड जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी न्यूज इसी के आसपास घूम रही है। रिपैट्रिएशन का क्या मतलब होता है, सेंडिंग बैक होम, ठीक है। तो अभी सेंडिंग बैक होम का एफडीआई से क्या लेना देना, एक डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कोई फॉरेन कंपनी अब अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है या एक तरह से आप कह सकते हो कि बिजनेस कंडक्ट कर रही है इंडिया के साथ, ठीक है। सो अब जो भी ये कंपनी कमाएगी इस मार्केट के अंदर तो वो इंडिया के लिए क्या है, वो एफडीआई का इनफ्लो ही है। बट अगर यही कंपनी इस पैसे कमाए हुए को वापस अपनी कंट्री में भेजना शुरू कर दे, यानी कि यहां से अब जो पैसा था वो वापस अपनी कंट्री को भेजना शुरू कर दे, वो रिपैट्रिएशन होगी, ठीक है। तो सेम ही चीज यहां पर इंडिया के साथ अभी हुई है इस साल। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस साल में भी क्या मई एंड जून की बात यहां पर की जा रही है। इसके पीछे का मेजर रीजन जो था यहां पर की जो वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, ठीक है। वॉलेटिलिटी कैसे थी, क्योंकि अभी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट होके हटा है, वॉलेटिलिटी रही मार्केट के अंदर। सेकंड हमारे पास जो चीज आती है वो है इंडिया एंड यूएसए का जो टैरिफ डील, जिसके ऊपर अभी भी डिसीजन लेना कुछ ना कुछ बाकी है। तो वो टैरिफ डील में अब कितना ज़्यादा टैरिफ या ये टैरिफ वॉर कहाँ तक आगे जाती है उसके ऊपर डिसीजन लेना भी बाकी था, ठीक है। तो एक तरह से अगेन वॉलेटिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है एंड उसी वॉलेटिलिटी की वजह से अब हो सकता है इंडिया कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आ जाए आने वाले टाइम में, अगर ऐसा टैरिफ वॉर का कुछ सिचुएशन होता है। या थ्रेट फ्रॉम चाइना भी था क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन यहाँ पे हो रही थी रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर। तो मल्टीपल टाइम्स में एफडीआई में तो अब हमें पता नहीं ना कौन सी यहाँ पर पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात की जा रही है न्यूज़ के अकॉर्डिंगली। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताएगी कि वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कंपनीज यानी कि फॉरेन कंपनीज ने पैसा वापस से रिपैट्रिएट करना शुरू कर दिया बाकी नेशंस को, अपने वापस वाले जो नेशंस में कि घर वापसी की तरह से पैसा वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। तो इस वजह से अब जो हमारा इनफ्लो था
वो अगर हुआ भी तो आउटफ्लो इतना ज़्यादा था तो 98% से हमारा जो आप कह सकते हो एफडीआई का अमाउंट था वो ड्रॉप डाउन हो गया। ठीक है कि 35 मिलियन मई 2025 के अंदर ये था, 98% लो आ गया ये मई 2024 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें। ठीक है तो 2.2 बिलियन था ये मई 2024 के अंदर, बिलियन से ये मिलियंस में आ गया, एंड 99% लोअर दैन द 3.9 बिलियन इन अप्रैल 2025। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा निकाला है। ठीक है तो हमारे पास नेट एफडीआई क्या है, ग्रोस अमाउंट कमिंग इनटू इंडिया माइनस द मनी सेंट अब्रॉड बाय फॉरेन कंपनीज, ठीक है, ऑपरेटिंग इन इंडिया थ्रू रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड मेड बाय इंडियन कंपनीज आउटवर्ड एफडीआई। तो अब इसमें ये चीज आपको क्या बोली गई है कि जो मैंने आपको एफडीआई वाला कॉन्सेप्ट बताया वो तो था ग्रॉस। ठीक है अब ये नेट वाली बात कर रहे हैं। नेट का मीनिंग क्या है कि जो भी पैसा अब एफडीआई यानी कि एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया के अंदर कमाया, मनी अर्न्ड, ठीक है, उस पैसे में से अब माइनस करोगे आप वही अमाउंट जो उन्होंने रिपैट्रिएट किया है, अब उसी में से जो बैलेंस निकल के आया उसमें से अगेन आप माइनस करोगे वो अमाउंट जो इंडिया ने एफडीआईज की हुई हैं, यानी कि इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक तरह से आउटफ्लो ही अगेन माना जाएगा। जो इंडिया ने एफडीआई किया है वो भी आप माइनस करोगे, तो उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास आता है वो नेट एफडीआई आएगा, तो जो अब 90% ऑल टाइम लो पे था। दैट्स इट, आपको ये न्यूज ने यही चीज बताई है कि रिपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फर्म्स स्टूड एट $5 बिलियन इन May 2025, हायर देन अ ईयर अगो, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इंडियन फर्म्स स्टूड एट 2.1 बिलियन इन May 2025, 18.5% हायर देन द ईयर अर्लियर। क्या हमने तो बाहर वाली कंट्रीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, बट हमारे केस में वो अब नेगेटिवली यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है कि हमारे तो बैलेंस शीट में से इसको माइनस ही किया जाएगा ना, तो अब हमारे केस में ये सिचुएशन चल रही है। तो अब सवाल सिंपल सा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर लोअर ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज। के एफडीआई जो हमारी कम हो रही है, इनफ्लोज कम हो रहे हैं, उसके पीछे का इनमें से एक कौन सा कारण नहीं है? मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस एंड ब्यूरोक्रेसी, इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, या हायर रिपैट्रिएशन। करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि लोकल मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हमारे पास इंस्टेबिलिटी या वोलेटिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, तो एफडीआईज के केस में लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया पैसा, तो इनफ्लोज कम हो जाएंगे। ठीक है तो ये तो आंसर हमारा नहीं बनने वाला। कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी, कि जहां पर नेशन की इंटरफेरेंस ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है, जैसे अब 1991 से पहले रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, तो फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अगर जो आती भी थी इक्का दुक्का, उनके ऊपर रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है सो अब ये भी हमारा इनकरेक्ट है ऑप्शन। देन हम हायर रिपैट्रिएशन की बात कर रहे हैं। रिपैट्रिएशन यानी कि घर पे पैसा ज़्यादा भेजोगे तो इनफ्लो तो ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है अब इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर इमर्जिंग मार्केट्स जो है हमारा आंसर क्यों बन रहा है? क्योंकि जब हम एफडीआईज की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो कंपटीशन है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका आउटकम बेटर होगा। कि अगर आप बढ़ा दोगे पैसा या आप इन कंपटीशन बढ़ा दोगे, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिफोर 1991 या कभी कभी हम अभी भी देखते हैं कि हमारे तरफ से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका क्वालिटी चेक इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि हम बाहर वाली कंट्रीज के साथ या बाहर वाली कंपनीज के साथ compete करने में एलिजिबल नहीं रहते। ठीक है तो एक तरह से हमारा जो गुड्स है या जो एफडीआईज के इनफ्लोज हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी मार्केट ही उस तरीके से डेवलप नहीं है ना। तो कंपटीशन में मार्केट में कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उस तरीके से ही हम ऑपरेट बेटर कर पाएंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एफडीआई का इनफ्लोज जो है वो मार्केट में यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी की वजह से हो रहा है, यानी कि कंपटीशन अगर हम बढ़ाते हैं। सो इज द प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस ग्रीन पॉलिसीज बेसिकली? तो इसका क्या रीजन है? यहाँ पर उन्होंने 2-3 पॉइंटर्स दिए कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज कैसे मैनिपुलेट कर रही है चीजों को। ठीक है तो उन्होंने बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया टोबैको इंडस्ट्री के साथ
कि हम उसी के तरीके से या उसी की जो लाइंस पे ही हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री भी चल रही है। ठीक है, सबसे पहले कि उन्होंने टोबैको इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स जो है डिस्क्लेमर के साथ चलती हैं टोबैको इंडस्ट्री में, जैसे बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो ओनस किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, द पर्सन हु इज स्मोकिंग, के इसी तरीके से जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो अब ब्लेम कर रही है किसको, आम जनता को, कि आप उसको रीयूज या रिसाइकल नहीं कर पा रहे हो। एक पॉइंटर उन्होंने ये बोला। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि जो फंडिंग मिसलीडिंग पीआर एंड साइंस, के बेसिकली जो टोबैको कंपनीज है ना, उन्होंने फंड की हैं ऐसी स्टडीज डिनाई करते हुए कि क्या उसके इंपैक्ट होते हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी। सिमिलर तरीके से अब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, ऐसी स्टडीज को फंड कर रही हैं जहां पे अब वो एक्नॉलेज कर रही हैं इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ द स्केल, कि आप वो प्रमोट कर रही हैं रिसाइकलिंग को एज अ रेजोल्यूशन फ्रॉम 1980s, कि प्राइवेटली एक्नॉलेज करते हुए कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा है, बट स्टिल हम इसको बायोडिग्रेडेबल तो बना सकते हैं ना। बट उसके कंटेक्स्ट में अब यहाँ चीज़ यही बोली गई है कि प्लास्टिक में मैक्सिमम मेजॉरिटी प्लास्टिक जो है, अगर हम उसको रिसाइकल या रीयूज भी कर लेते हैं, है ना, किसी तरीके से, बट फिर भी उसके बाद भी इतना मेजॉरिटी हमारे पास प्लास्टिक है जो इंसिनरेट होता है या लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है आउट इन द ओपन, जिस वजह से टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो भी रिलीज होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तीसरा उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बोला फॉर ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, कि आप एक लेबल गुडविल जो है मार्केट में अच्छी बना रहे हो, बट पीछे से आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हो ना वो बहुत गलत बेच रहे हो। ठीक है, कि आंख में धूल झोंक रहे हो। तो ग्रीन वॉशिंग के केस में उन्होंने यही बोला कि जो प्लास्टिक कंपनीज है वो यही कर रही हैं कि लेबल लगा रही हैं उस पर बायोडिग्रेडेबल का, बट एक्चुअली में हमें भी पता है कि वो बायोडिग्रेडेबल फुली नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगेन हमारे साथ धोखाधड़ी यहाँ पे की जा रही है। सो डू दे टारगेट ग्लोबल साउथ, तो रीजन इसके पीछे का उन्होंने अब यही बोला कि हाँ, कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो नॉर्दर्न नेशंस है, यूरोपियन नेशंस है, उन्होंने तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे बैन कर दिया है प्लास्टिक को, बट अब जो प्लास्टिक कंपनीज है बीइंग बिजनेस कंपनीज ओनली, उन्होंने क्या किया, ग्लोबल साउथ की तरफ, यानी कि जहाँ पे उनको प्रॉफिट, अभी क्योंकि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है ग्लोबल साउथ के अंदर, तो वो क्या कर रहे हैं, अब साउथ की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि उनको प्रॉफिट यहाँ पर कमाना है। सो अब एक स्टैट उन्होंने यही बोला कि ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक, जो कि OECD ने यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की थी 2022 के अंदर, उन्होंने यहाँ पर ये स्टेट किया कि प्लास्टिक कंजम्पशन जो है प्रोजेक्टेड है कि मोर देन डबल इन सब सहारन अफ्रीकन एंड ट्रिपल इन एशिया बाय 2060, बट उनकी ग्रोथ यूरोपियन नेशंस के अंदर सिर्फ 15% होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं यूरोपियन नेशंस ने अडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक है, वीकर एनवायरमेंट रेगुलेशंस एंड इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इन जो हमारे ग्लोबल साउथ वाले जो नेशंस हैं, इस वजह से ये वल्नरेबल हैं काफी ज्यादा। ठीक है, सो अब उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि यूनाइटेड नेशंस में भी अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, industry influence was evident at the third round of treaty talks INC3, where there were 36% more lobbies from the fossil fuel and chemical sector than the previous round। तो अब इसके पीछे उन्होंने ये बोला कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ना एक इन्फ्लुएंस या नेगोशिएशन जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर होनी थी, उसके अंदर भी ये चीज साफ नजर आ रही थी कि जितने भी लॉबिस्ट थे, ठीक है, या जो लोग थे उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे, वो फॉसिल फ्यूल्स वाले कंपनीज से उनका एक्चुअली में बैकग्राउंड था। तो उसका जो रेजोल्यूशन, जो आउटकम होना था, वो भी एक वीक लॉ ही होना था या उनके बेसिस पे ही होना था, क्योंकि फंडिंग अगर उधर से आ रही है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको उनमें से उनको यहाँ पर बेनिफिट करना पड़ेगा, टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होगी। तो इंडिया के केस में यहाँ पर क्या सिचुएशन आती है ना, मेजरली आपको ये मेंस में हेल्प करने वाली है न्यूज़, तो आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हो। तो उन्होंने इंडिया के केस में ये बोला कि हमारे पास अभी भी वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है, या आप कह सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी यहाँ पर होती है। वेस्ट सेग्रीगेशन की जब हम बात करते हैं, वो भी जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर है, वो खुद से हाथ से करता है, तो जिस वजह से अब उनको टॉक्सिक जो है उनको स्मेल करना पड़ता है, उनकी बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें तो अब लॉन्ग वे टू गो है कि 70% ऑफ द वेस्ट जो जनरेटेड इन इंडिया है, वो अब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे तो पड़ ही रहा है। तो इसके केस में उन्होंने बोला कि सरकार ने 2024 के अंदर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम भी निकाली थी, जिसके बेसिस पे अब वेस्ट सेग्रीगेशन आसान कर दिया जाना था, ठीक है, कि वेस्ट को सेग्रीगेट करके यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाए, या मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला कोई इशू ना आ पाए। एंड जो वेस्ट पिकर्स थे वो अब क्या कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स के थ्रू वेस्ट को सेग्रीगेट करो या पिक कर सकते हो, बट हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको प्रोवाइड की जा रही थी अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है, एंड एक्सेस दिया जा रहा था टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो उन्होंने एक डेटा स्पेसिफिक किया है कि मई 2025 तक 80,000 से ऐसे सैनिटेशन एंड वेस्ट पिकिंग वर्कर्स थे जिनको इस स्कीम के अंडर बेनिफिट दिया गया है।
ठीक है। दूसरा उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे बोला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के, जिसको अमेंड किया गया था 2022 के अंदर, उन्होंने यही चीज बोली है कि जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है अब किसी ऐसे तरीके के प्रोडक्ट को, बीट प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है, अब वो अगर प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको रिमूव करने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक की जो वो जनरेट कर रहे हैं वो उनकी खुद की है, कि मैन्युफैक्चरर जो है, या पल्यूटर पेज प्रिंसिपल स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ना, पेज वाला वर्ड यहाँ पर नहीं उन्होंने यूज किया है, बट उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर की ही है ओवरऑल। क्या बनाना है बंद कर दो ना, कुछ ऑल्टरनेटिव देखना शुरू करो, ढूंढना शुरू करो। तो इससे जुड़ा सवाल अब हमारे पास यही है कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम डायरेक्टेड दैट द मैन्युफैक्चरर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लास्टिक्स दे जनरेट। सेकंड, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 amended in 2022 aims to integrate waste pickers into formal waste management system by providing safety measures and health insurance. Which of the statements above are correct? तो ध्यान से सुना होगा, आपको आंसर पक्का पता होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, के दोनों के दोनों स्टेटमेंट जहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अदला बदली कर दी गई। कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए वेस्ट की यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले फॉर द प्लास्टिक दे आर जनरेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो सिंपल था इसका आंसर। देन कैन प्रेसिडेंट रेफरेंस चेंज अ जजमेंट? तो ये बहुत ही डिटेल में आपको चीजें बताई गई हैं, बट मैं आपको ओवरव्यू या जिस्ट यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको आर्टिकल 141, आर्टिकल 143 इन दोनों के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत यहाँ पे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ कि कॉन्टेक्स्ट यही है कि जब हमने बोला कि तमिलनाडु, कल डिस्कस की थी कि तमिलनाडु के गवर्नर जो है वो डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि इलीगली आप डिले कर रहे हो इन सब चीज़ों को। तो इन दैट केस प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए बोला था कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर दोनों के लिए वो टाइमलाइन को स्पेसिफाई कर सकती है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो बाइंडिंग होगी या नहीं होगी। उसी के बेसिस पे आपको ये डिटेल में बताई गई हैं चीज़ें। एंड आर्टिकल 141 यहाँ पे पिक्चर में इस वजह से आ रहा है क्योंकि आर्टिकल 141 ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट पास करता है तो वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, बाइंडिंग होगा ऑन एवरीवन। तो यहाँ पर एवरीवन जो है बहुत वेग टर्म होगी, क्या उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स इंक्लूडेड है या नहीं है, उसी के बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर जो है ये न्यूज़ को बताया है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये चीज़ है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो दिया गया कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स कैन बी जुडिशली कंपेल्ड टू एक्ट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स ऑन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट हमें डायरेक्ट कर सकती है कि प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट यहाँ पर बता सकती है, नहीं बता सकती, वो आने वाले टाइम में यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। तो व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस? क्या होता है रेफरेंस? ये ऐसा टर्म है जो कि अब इन्वोक किया गया जब 14 questions following the Supreme Court's order on April 18 ruling, April 8th ruling जो है स्पेसिफिकली ये उसको मेंशन कर रहे हैं जब इन्होंने इलीगल ठहराया था गवर्नर के उस बिल को अपने पास विद होल्ड करने को। ठीक है, तो अब उसके बाद 14 पॉइंटर्स पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि हमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत मैं इन्वोक करते हुए आपको बोल रही हूँ। ठीक है, सिंस वी नो कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू डू दिस, कि उनको रिप्लाई करना है यहाँ पर या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हेल्प करना प्रेसिडेंट की, He's not, the Supreme Court is not bound, and the President of India अगर उनको वहाँ से अब एडवाइस आती भी है तो President of India is also not bound to take those opinions into matter, है ना। तो वो उनकी मर्जी है, उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तो दोनों केसेस में अब आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में वापस से फिर से ये टसल सी चल रही है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि कैन इट डिक्लाइन अ रेफरेंस। ठीक है, तो अभी इस केस में जो 14 पॉइंटर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू आंसर, बट अब उसकी एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं वो बात अलग है। ठीक है, सो कैन इट डिक्लाइन अ रेफरेंस? ऑब्वियसली हमें पता है कि रेफरेंस तो डिक्लाइन वो कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे केस लॉज को आपका एग्जांपल दिया गया है कि ऑल्दो द सुप्रीम कोर्ट हैज चोजन टू एंटरटेन द प्रेजेंट रेफरेंस, इट इज नॉट बाउंड टू डू सो इन एवरी केस। ठीक है, जो मैंने आपको चीज बताई, केस लॉ बताया उन्होंने, रे द स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 में कोर्ट ने यही कहा था कि जो वर्ड मे आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 के अंदर दिया गया ना, तो ये मे वर्ड जो है ना एक तरह से डिस्क्रिशन देता है। तो जब लॉ पढ़ते हैं ना तो मे और शैल के बीच में आपको स्पेसिफिकली डिफरेंस बताया जाता है। मे का मतलब आ जाता है कि डिस्क्रिशन दी जा रही है, शैल का मतलब है कि आपको करना ही करना है। तो डिस्क्रिशन के केस में यहाँ पे आपको मे वर्ड अगर लिख के दिया है तो वो अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। यहाँ पर उन्होंने ये अब स्पेशल कोर्ट्स जो हमारे पास बिल था 1978 का, उसके अंदर यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अब डिस्क्रिशन जो है कि वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं रेफरेंस को। तो 1993 में
अब उन्होंने फिर से अभी इस केस में एक्सेप्ट जरूर किया है ना, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद वाला केस के सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट ने फिर से वो रेफरेंस मांगी थी उनसे, तो उन्होंने क्या किया था, डिक्लाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि हम इसको डिक्लाइन कर रहे हैं सिंस अब ये सेक्युलरिज्म को हर्ट करेगा। ठीक है, सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को या आप कह सकते हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको ठहराते हुए बोला कि हम इसके ऊपर रेफरल या आपको एडवाइस नहीं कर सकते। सो ये एक तरह से मतलब उन्होंने यही चीज स्पेसिफाई की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि अब एक तो डिस्क्रिशन तो है ही है, बाकी एक सिचुएशन और उन्होंने बताई यहाँ पर कि कोई भी अगर आप रेफरेंस को एक्सेप्ट भी करना चाहते हो उसके पीछे का एक रीजन होना चाहिए कि जिस वजह से या तो वो एक्सेप्ट हो, क्या कि वो केस जो है ना अभी किसी भी कोर्ट में ऑनगोइंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो उसके ऊपर डिसीजन आ जाना चाहिए या अभी डिसीजन लिया ही, आप कह सकते हो कि वो डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन में आया भी नहीं है, मतलब केस ऑनगोइंग नहीं है किसी भी तरीके से, या डिसीजन आ गया उसके बाद जो है प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक सिंपल सा सिनेरियो ये है कि कोई भी कोर्ट की तौहीन जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, सो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है। सो अब उन्होंने यहाँ पे सेक्युलरिज्म के केस में बाबरी मस्जिद वाले सिचुएशन में मना कर दिया था। बट आर एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग, कि क्या जो एडवाइस अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देते हैं टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो क्या वो बाइंडिंग है? तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्टेक्स्ट उठाया आर्टिकल 141 कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलता है वो बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज और बोली गई कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। एंड यहाँ पर केस लॉज आपको और दिए गए, सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो एडवाइजरी ओपिनियंस है दे डू नॉट अमाउंट टू बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स दो दे कमांड द सिग्निफिकेंट परसुएसिव अथॉरिटी, कि अथॉरिटेटिव तो है वो नेचर में बट बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पीएन भगवती ने कहा कि लीगल रीजनिंग इन स्पेशल कोर्ट्स बिल्स रेफरेंस एज बाइंडिंग प्रेसिडेंट, कि उन्होंने यही चीज बोली कि ये जो बिल है हमारे पास, बिल के केसेस में ये एक्ट जब बनना था हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्पेशल कोर्ट्स बिल के अंदर, उन्होंने बोला कि हमने ये चीज बोली कि जो भी चीज यहाँ पर बोली गई थी वो अब बाइंडिंग होगी। अब यहाँ पर क्या बोला था एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ये मे वर्ड है ये डिस्क्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये ओवरऑल कह सकते हो कि बाइंडिंग नहीं है अगर किसी भी तरह का रेफरेंस का रिप्लाई अगर वो देते हैं, तो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूं। देन कैन द कोर्ट ओवरटर्न इट्स अप्रैल 8 रूलिंग थ्रू अ रेफरेंस, कि अब ये तो हमें पता है कि एक बेंच दूसरे बेंच का ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर सकता है अगर कोई बड़ा बेंच हो, है ना, कि अगर सिंगल बेंच या 2 बेंच या 3 बेंच का डिसीजन जो है वो अब आपस में टर्न हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रहा है। बट क्या वो एक रेफरेंस के थ्रू ये जो डिसीजन है क्या वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको लेकर यहाँ पे प्रेसिडेंट्स जो हैं या जो केस लॉज है आपको बताए गए हैं कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल रेफरेंस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 143 कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मींस फॉर द एग्जीक्यूटिव टू सीक अ रिव्यू और रिवर्सल, कि हम आर्टिकल 143 के थ्रू यहाँ पर रिव्यू या रिवर्सल किसी भी डिसीजन का नहीं कर सकते हैं। एंड जुडिशियल डिसीजंस जो है अब ऑलरेडी अगर हो चुके हैं तो वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी सेड कि that there is any doubt about the question of law or the same is res integra so as to require the president to know what is the true position of law on the question that is the opinion is said। तो बेसिकली उनका कहने का यही मतलब था कि आप ये चीज मान के चल रहे हो कि सारी चीज यहाँ पर अभी इकट्ठे एक साथ जो अभी एक पॉइंट पर चल रही हैं जस्ट बिकॉज कि वो आपके फेवर में नहीं है, तो इट डज नॉट मीन कि आप जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 143 वापस से चेंज करवा सको। ठीक है, until and unless the obiter dicta which is the binding part of a judgment, इसको मैं इन डिटेल आपको दोबारा बताऊंगी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कि अभी के लिए समझ लो कि ऑबिटर डिक्टा एंड रेशो डिसिडेंडी ये 2 पार्ट ऑफ द जजमेंट्स होते हैं। इसमें से जो ऑबिटर डिक्टा होता है वो बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट होता है कि अनटिल अनलेस कोई भी जजमेंट कोर्ट ने दी है एंड उसका ऑबिटर डिक्टा अभी भी प्रेवलेंट है, यानी कि उस जजमेंट का अभी तक रिवर्सल नहीं आया है या उसके अगेंस्ट कोई सेम कोर्ट ने या किसी हायर लेवल ऑफ द कोर्ट ने अगर जजमेंट पास नहीं किया, डज नॉट मीन, या आप ये कह सकते हो कि जब तक जजमेंट उसकी रिवोक नहीं हो जाती किसी बड़े कोर्ट या बड़े बेंच के द्वारा तब तक वो जजमेंट सस्टेन करती है एंड हम उसे रिवोक नहीं कर सकते थ्रू आर्टिकल 143। ठीक है, कि ये बाइंडिंग रहेगा तो रहेगा क्योंकि ऑबिटर डिक्टा में हमने जो लॉ स्पेसिफाई किया है दैट स्टैंड्स। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज एलोकेशन 2002 का एक केस था, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने
यही कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है कि वो क्लैरिफाई करे, रीस्टेट करे या इवन फॉर्मुलेट करे अ फ्रेश ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 143. ठीक है, एज लॉन्ग एज द रेशियो डेसिडेंडी ऑफ एन अर्लियर जजमेंट रिमेन्स इंटैक्ट एंड द राइट ऑफ द पार्टी इन द ओरिजिनल केस आर अनअफेक्टेड. ठीक है, उन्होंने यही बोला कि बार बार हमारे पास ये सिचुएशन लेके आर्टिकल 143 की आ जाते हो कि इससे जुड़ी हमारे पास ऑलरेडी एक पड़ी है केस लॉ या ऐसी जजमेंट पड़ी है जो सेम सिचुएशन के अंडर है, अनटिल अनलेस वो करने की बात नहीं आती है, वो चेंज नहीं होती, तो प्रीवियस जजमेंट जो है प्रेसिडेंट की तरह ही रहेगी. तो आप क्यों हमसे बार बार वो जजमेंट चेंज करवाने की बात कर रहे हो थ्रू 143 आर्टिकल. ठीक है, तो बेसिक सी चीज आपको यहीं पे बताई गई है और कुछ नहीं है. तो आंसर आपका यही है कि अभी के हिसाब से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता. ना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट, ना ही ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर वो कह देते हैं कि हम रिप्लाई करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिप्लाई करेंगे, बट अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चाहते हैं उस ओपिनियन को लेना या लेना वो उनकी एडवाइस है. ठीक है, वो उनकी खुद की मर्जी है, उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन है. तो ओवरऑल आपको ये सिर्फ केस लॉज बताए गए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोबारा आप इसको पढ़ सकते हो. देन सवाल यही है कि रेशियो डिसिडेंडी इज द बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट. सेकंड, आर्टिकल 142 टॉक्स अबाउट बाइंडिंग नेचर ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एक ऑबिटा डिक्टा, एक रेशियो डिसिडेंडी. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, रेशियो डिसिडेंडी बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट है, मैंने शायद गलत बताया आपको पहले. तो रेशियो डिसिडेंडी और ऑबिटा डिक्टा ये दो पार्ट्स ऑफ द जजमेंट होते हैं, जिसके तहत जो रेशियो डिसिडेंडी है उसके अंदर हमें लॉ स्पेसिफाई किया गया होता है कि इस केसेस में इस क्लॉज के तहत आपका जो सिचुएशन है इस वजह से हम ये जो केस है इसको आपके फेवर में ग्रांट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं. ऑबिटा डिक्टा की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ओपिनियन दी जाते हैं, ओपिनियन देते हैं जज ऑफ एनी कोर्ट. ठीक है, तो वो नॉन बाइंडिंग पार्ट होता है. तो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है. सेकंड है कि 142 आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करती है एंड बाइंडिंग नेचर ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारा 141 आर्टिकल के अंदर आता है. ठीक है, देन नेक्स्ट, स्पोर्ट्स बिल इन लोकसभा वन बोर्ड ओवरसी फेडरेशंस. तो बेसिकली यहाँ पे ना एक जो है स्पोर्ट्स बिल निकालने की बात की जा रही है, जिसके अंदर सारी जितनी भी तरह के स्पोर्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो बोर्ड्स हैं ना वो एक सिंगल बोर्ड के अंडर आ जाएगा, या एक सिंगल बोर्ड जो कि एक बड़ा बोर्ड होगा नेशनल लेवल पे उसके अंडर आ जाएगा. एंड इसके बाद क्या होगा, बीसीसीआई जो है माना जा रहा है वो भी इस बोर्ड के अंडर ही आएगी. ठीक है, सो अब इसके बाद फायदा इससे क्या होगा कि क्यूमुलेटिवली अगर हम ओलंपिक्स में चाहते हैं कि कभी ओलंपिक्स को हम होस्ट करें, इन दैट सिचुएशन हमें एक रेगुलेशन ऑलरेडी पास करके रखनी चाहिए जिस तरीके से हम प्रोसीड करें इंटरनेशनल लेवल्स पे अपने जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो इस वजह से ये बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ आपको बोली गई है. सेकेंडली, जो बीसीसीआई है, जो बाकी बोर्ड्स हैं वो भी अब अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई आ जाएंगे इन दैट सिचुएशन अगर ऐसा कोई बिल पास होता है तो. ठीक है, सो अब सवाल इससे जुड़ा यही है कि द प्रपोज स्पोर्ट्स बिल विल ब्रिंग द अदर स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई. अपील्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल शैल बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं कि अब आरटीआई के परव्यू के अंदर आ जाएंगे. सेकेंडली, अब जो स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल है ना उसकी एस्टैब्लिशमेंट की भी यहाँ पे बात की गई है. अब स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट जो डिसीजन होगा या उनके अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही अब केटर की जा सकती है. ठीक है, तो उसका दर्जा उस हिसाब से रखा जाने की बात की गई है, प्रपोज की गई है इस बिल के अंदर. आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है. सो ये आपकी लाइट रीडिंग के लिए है. विजिट टू यूके, ट्रेड डील साइन होने की बात हो रही है. होम मिनिस्टर बिगिंस मूविंग आउट ऑफ द नॉर्थ ब्लॉक. नॉर्थ ब्लॉक के केस में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की कौन सी बिल्डिंग किसने बनाई, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं. एंड वी हैव अ फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 यूपीएससी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं. सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज. दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच.